1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। खुशी तो बहुत थी, लेकिन आजादी के साथ साथ अंग्रेज बंटवारा भी दे बैठे। भारत दो देशों, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। दोनों देशों के बीच बॉर्डर्स ड्रॉ करने का काम एक अंग्रेजी लॉयर सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया। उन्होंने देश का बंटवारा किया कम्युनल बेस पर, यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स पाकिस्तान में और हिंदू मेजॉरिटी रीजन्स भारत में शामिल हुए। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया दोनों देशों के लिए मेजर अट्रैक्शन था, और हम सब जानते हैं कि आज इसका मेजॉरिटी एरिया इंडिया का पार्ट है। बावजूद इसके कि सभी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान में शामिल होने थे, कश्मीर भारत को कैसे मिल गया? और ऐसा क्यों है कि आज भी ये इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई का मेजर रीजन है? Frontier battles have been going on incessantly. And the war that has even put the women of their state under arms occupies the minds of all on this Independence Day. इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में ब्रिटिश राज था, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी भी टेरिटरीज थी जिन्हें भारतीय शासक रूल करते थे और ब्रिटिशर्स का उन पर इनडायरेक्ट रूल था। ये एक टाइप के अलायंस से जुड़े थे, जिसमें कि इनकी फॉरेन पॉलिसी और रिलेशंस को ब्रिटिशर्स रेगुलेट करेंगे, लेकिन साथ ही इनकी स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। इन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, और ऐसी 565 प्रिंसली स्टेट्स भारत में थी, और जम्मू कश्मीर भी इन्हीं में से एक थी। पार्टीशन के समय इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहते थे। कश्मीर एक इम्पोर्टेंट रीजन है। ये साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करता है, और इनफैक्ट इंडिया के लिए ये इकलौता डायरेक्ट रूट है सेंट्रल एशिया और यूरोप से जुड़ने का। इसके अलावा कश्मीर से ही होकर इंडस और इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज बहती है। स्पेशली पाकिस्तान में इंडस वैली का एरिया एग्रीकल्चर के लिए इस पर काफ़ी डिपेंडेंट है। इसी तरह इंडिया के लिए कश्मीर ग्लेशियर्स इम्पोर्टेंट है, जो वाटर सप्लाई के साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी पोटेंशियल रखता है। साथ ही यहाँ गोल्ड, प्लेटिनम, नेचुरल गैस जैसे रिसोर्सेज भी है। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन यहाँ एक हिंदू डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था डोगरा डायनेस्टी। ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को बहुत कम राइट्स देते थे, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बार अपराइजिंग भी हो चुकी थी। 1931 के बाद शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में यहाँ बेटर गवर्नेंस के लिए मूवमेंट्स होने लगे थे। जब पार्टीशन हो रहा था, तब ब्रिटिशर्स ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जुलाई 1947 को तैयार किया, जिसमें बेसिकली ये प्रोविजन था कि प्रिंसली स्टेट की कंडीशन तब तक पहले जैसी ही रहेगी जब तक कि सुइटेबल अरेंजमेंट्स नहीं होते। कश्मीर के उस समय के राजा महाराजा हरी सिंह दोनों इंडिया और पाकिस्तान से इस पर साइन कराना चाहते थे। 12 अगस्त को पाकिस्तान ने तो साइन किया, बट भारत ने उस समय साइन नहीं किया। उन्होंने महाराजा को बात करने दिल्ली बुलाया, बट महाराजा या कोई और रिप्रेजेंटेटिव भी दिल्ली नहीं आया। महाराजा भारत या पाकिस्तान में से किसी की तरफ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने किसी को भी ज्वाइन किया तो उनकी महाराजा के रूप में जो पावर्स अभी है, शायद आगे चलकर वो पावर्स नहीं रहेगी। इसके अलावा उनके लिए और भी प्रॉब्लम्स थी। उन्हें कश्मीर में मूवमेंट्स का भी सामना करना पड़ा था। पहले जून 1947 में उनके खिलाफ एक नो टैक्स कैंपेन चला था, जो कि 14 और 15 अगस्त को एक मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। मुस्लिम्स ने कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी फ्लैग होस्ट करना शुरू किया। महाराजा ने उसे दबाने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया, जिससे मुस्लिम्स में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। साथ ही उन्हें पाकिस्तान की ट्राइब्स से भी एम्यूनेशन की हेल्प मिल रही थी। जम्मू कश्मीर के उस समय के पीएम जनक सिंह ने इस बारे में पाकिस्तान को कंप्लेन की, हालांकि पाकिस्तान ने इसे साफ साफ नकार दिया। इसके बाद 22 अक्टूबर को पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस के 2000 ट्राइब्समैन हथियारों के साथ कश्मीर के मुजफ्फरपुर में एंटर करते हैं। उनका मेन प्लान कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर पर कब्जा करना था। इंडियन सोर्सेज की माने तो ये पूरा पाकिस्तान का प्लान था और इसे ऑपरेशन गुलमर्ग का नाम दिया गया था।
हालांकि पाकिस्तान इस बात को डिनाई करता है। पाकिस्तान के ट्राइब्समैन उरी और बरहमल्ला पर कब्जा करते हैं। महाराजा पर खतरा बढ़ रहा था, श्रीनगर हाथ से जाने वाला था। इसीलिए 24 अक्टूबर को उन्होंने इंडिया से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी। इंडिया की डिफेंस कमेटी ने इस रिक्वेस्ट पर 25 अक्टूबर को डिस्कस किया, जिसमें नेहरू और माउंटबेटन भी शामिल थे। उन्होंने वीपी मेनन को ऑन द स्पॉट स्टडी करने के लिए श्रीनगर भेजा। मेनन ने स्टडी के बाद एडवाइस दी कि इंडिया को अपनी ट्रूप्स कश्मीर भेजनी चाहिए। अब यहाँ ऐसा माना जाता है कि माउंटबेटन ने नेहरू को ये सलाह दी कि वो कश्मीर के सामने एक्सेशन की कंडीशन रखे। नेहरू ने कंडीशन रखी, अब महाराजा को डिसीजन लेना था। इसी समय में जम्मू कश्मीर के नए प्राइम मिनिस्टर मेहर चंद महाराजा के पास गए और वार्निंग दी कि जल्दी अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो कश्मीर पर इन्वेडर्स कब्जा कर लेंगे। फाइनली बहुत सोचने के बाद महाराजा ने एक्सेशन को एग्री किया और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा और भारत सरकार के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। इसमें साफ लिखा था कि महाराजा कश्मीर को भारत में मिलाने पर सहमत है और इंडिया को लिमिटेड राइट्स है यहाँ के डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स पर। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अब इंडिया भी 26 अक्टूबर को ही अपनी ट्रूप्स श्रीनगर में ले जाता है और पाकिस्तान के ट्राइबल इन्वेडर्स का सामना करता है। आर्मी ने कुछ ही समय में ट्राइबल्स को काफी हद तक कश्मीर से पुश कर दिया था, बट स्टिल एक बड़ा एरिया अभी भी बाकी था। अब इसी लड़ाई के बीच नेहरू जी ने एक अनएक्सपेक्टेड सा कदम उठाया। उन्होंने 1 जनवरी 1948 को यूएन को अप्रोच किया और वहां पाकिस्तान की कंप्लेन कर दी। दूसरी ओर कश्मीर में वॉर कंटिन्यू था। पाकिस्तानी आर्मी इन रेबल फोर्सेस को आर्म्स और एम्यूनेशन प्रोवाइड करवा रही थी। उस समय इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आर्मीज एक ही कमांडर के अंडर थी। जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान की आर्मी वॉर में एंटर हो, बट सुप्रीम कमांडर क्लॉड ऑकिनलेक ने पहले ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन इसके बाद मई में पाकिस्तान की आर्मी इस वॉर में एंटर करती है। 13 अगस्त को यूएन कमीशन ने सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन पास किया। पाकिस्तान पहले विड्रॉ करेगा और फिर इंडिया भी, और एक प्लेबिसाइट कश्मीर में करवाया जाएगा। 5 जनवरी 1949 को सीज फायर तो हो गया, लेकिन ना ही पाकिस्तान ने और ना ही इंडिया ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया। कश्मीर पर वोटिंग कभी हो ही नहीं पाई और ये कश्मीर इशू आज तक अनरिजॉल्व्ड रह गया। इंडिया का रफली 2/3 कश्मीर पर कंट्रोल है और पाकिस्तान का 1/3 एरिया पर। आज तक दोनों देशों में कश्मीर के लिए अनेकों लड़ाइयाँ हुई है, रिलेशंस बिगड़े हैं और ना जाने कितने ही लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ी है। अनेकों क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि नेहरू जी की यूएन अप्रोच की वजह से ये इशू आज तक अनरिजॉल्व्ड है। वेल, पर्सनली कहूँ तो नेहरू जी का ये डिसीजन एथिकल पर्सपेक्टिव से सही था, लेकिन अगर कंट्री के बेनिफिट की बात करें तो शायद ये डिसीजन सही नहीं था। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताएं और इस वीडियो में यूज सभी सोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो इन्हें ज़रूर चेकआउट करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।